देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। भारतीय बाजारों ने कल के हफ्ते की बेहद दमदार शुरुआत और फेड की मीटिंग के पहले मजबूती दिखाने के प्रयास और 2 हफ्ते बाद FIs की तरफ से छोटा ही सही लेकिन कैश मार्केट में खरीदारी का आंकड़ा। आज दुनिया भर के बाजारों से संकेत थोड़े मिले जुले, थोड़े कमजोर के। बड़ा सवाल है कि कल का मोमेंटम बरकरार रह पाएगा या फिर ऊपरी स्तरों पर दिखेगा दबाव। ऐसे में क्या हो आपकी रणनीति, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार और मैं हूं हेमंत गई। जी हां, कल हमने देखा था 7,900 के पास जाने की निफ्टी ने कोशिश जरूर करी, देखना होगा वो मोमेंटम आज कंटिन्यू रहता है। डेज हाई के आसपास जाकर क्लोजिंग हुई, लेकिन अगर आप इंटरनल्स देखें तो कम वॉल्यूम से लो कन्विक्शन ट्रेड कल के बाजार में देखने को मिला है। ज्यादा डिलीवरी बेस्ड बाइंग नहीं हुई है, काफी सारी शॉर्ट कवरिंग के सहारे हम इन स्तरों तक गए हैं। तो देखना होगा कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है या फिर यहां पर आज ब्रेक लगते हैं। लेकिन अमेरिका से अच्छे संकेत नहीं है और दुनिया भर के बाजारों से दरअसल कमजोरी भरे संकेत देखने को मिल रहे हैं। चलिए इन्हीं संकेतों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे। वरुण, क्यों आई यूएस में गिरावट? डेफिनेटली हेमंत, यूएस में गिरावट और पूरे ग्लोबल मार्केट से दरअसल नरमी के ही संकेत है। दरअसल फेड की जो बैठक है उसके पहले यूएस के जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने बाजार से दूर रहना ही सही समझा और वैसे भी ज्यूइश न्यू ईयर के कारण जो वॉल्यूम्स थे यूएस के बाजार में वो काफी कम थे और इसके लिए काफी एक रेंज बॉन्ड वहां दरअसल ट्रेड देखने मिला। हालांकि आपको देखने मिला कि यूएस के बाजार में लाल निशान में कल जाके बंद हुए, लेकिन अगर आप देखें तो निचले स्तर से कुछ हद तक रिकवरी देखने मिली है। डाउ को अगर आप देखें तो करीब 100 पॉइंट की गिरावट एक समय पर डाउ में देखने मिली थी, लेकिन बंद होते होते केवल 62 पॉइंट की गिरावट वहां रह गई है। आज कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आने वाले, अगस्त के रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल आउटपुट का डेटा आने वाला है यूएस में और फेड की बैठक के पहले दरअसल ये दो जो डेटा है उसके ऊपर बाजार की पूरी तरह से नजर होगी। वही यूरोपीय बाजार की बात करें तो कल एशिया से जो कमजोर संकेत मिले थे उसके बाद यूरोपीय बाजार में भी कमजोरी जो थी वो हावी होते हुए नजर आई। कैक्स और फुटसी को अगर आप देखें तो वहां लाल निशान के साथ ट्रेडिंग देखने मिली। डैक्स में माइल्डली आपको कुछ हरे निशान के साथ वहां ट्रेडिंग के साथ डैक्स दरअसल कल बंद हुआ है। वही एशियन मार्केट्स की बात करें तो खुलते ही अगर आप देखें तो जो चाइना के बाजार है खासकर शांघाई उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है। कल भी गिरावट थी, वही गिरावट आज भी देखने मिली है। बाकी बाजारों में भी जो एशिया के बाजार है उसमें हल्का आपको दबाव ही देखने मिलेगा। निके में हालांकि आपको कुछ हरे निशान के साथ ट्रेडिंग देखने मिलेगी क्योंकि बैंक ऑफ जापान की बैठक है और ग्रोथ के जो कंसर्न्स है उसके लेके ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि स्टिमुलस में कुछ बढ़ोतरी की जाए और इसके लिए दरअसल जापान के बाजार आपको हरे निशान में ट्रेड करते दिखेंगे। बाकी ज्यादातर जो एशियन मार्केट है उसमें लाल निशान में ट्रेडिंग देखने मिलेगी और एसजीएक्स निफ्टी भी लाल निशान में ट्रेडिंग के ही साफ संकेत दे रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया वरुण आपका इस जानकारी के लिए। कल तो हमने शंघाई के जो नेगेटिव क्यूज थे उनको नजरअंदाज किया और भारतीय बाजारों ने इंडिया के अच्छे मैक्रो इकोनॉमिक डेटा को रिस्पेक्ट किया। क्या लगता है आज भी आउट परफॉर्मेंस जारी रह सकता है या फिर थोड़ा आप कंसोलिडेशन के मूड में आएंगे बाजार? आज आउट परफॉर्मेंस तो रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और आउट परफॉर्मेंस इस लिहाज से भी रहेगा हेमंत कि अगर चीन और बाकी बाजार कमजोर है तो हम उतना कमजोर नहीं होंगे, लेकिन बिल्कुल बचे रहेंगे वैसा नहीं होगा क्योंकि अगर 2 दिनों में चीन के बाजार 6-7% कमजोर हो जाते हैं, हालांकि वोलेटाइल काफी उतार चढ़ाव वहां पर होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर कमजोरी बढ़ती है तो फिर भारतीय बाजारों का रिएक्शन होगा ही। ठीक वैसे ही जैसे कि कल आपने फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा भारतीय बाजारों को चीन की कमजोरी के साथ गिरते हुए देखा, लेकिन सेकंड हाफ में रिकवर कर गए और सेकंड हाफ में रिकवरी की वजह साफ है कि हमारे घरेलू संकेत जो आते हुए दिखे वो काफी बेहतर है। आज के लिए भी मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सिर्फ चीन के बाजारों पर नजर रखिए, अगर वहां बहुत बड़ी कमजोरी ना हो, 1-1.5-2% की कमजोरी हम पचा सकते हैं, उससे ज्यादा की कमजोरी हो तो भारतीय बाजारों का रिएक्शन आएगा। अदरवाइज भारतीय बाजारों के लिए अपने संकेत ज्यादा बेहतर है, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन के आंकड़े बेहतर आए हैं, साफ तौर पर FIs के आंकड़े बेहतर हैं। तो ये फैक्टर्स हैं जो बाजारों में थोड़ी मजबूती रखेंगे, लोअर साइड से थोड़ी सी बेहतर सिचुएशन दिखाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली बाजारों को डायरेक्शन फेड की मीटिंग के बाद ही मिल रहा है और हो सकता है फेड की मीटिंग के पहले बाजार अब थोड़े से ठंडे होते हुए दिखें, दोनों ही तरफ के ट्रेड ज्यादा न होते दिखें, कंसोलिडेशन का मूड बने। वो कहते हैं कि तूफान के पहले की खामोशी वो शायद हो सकती है। और कल अगर आपने देखा कि तेजी के साथ अगर वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा नहीं हुए तो इस वॉल्यूम्स में साफ तौर पर एक बात ये भी दिख रही है कि न सिर्फ तेजी करने वाले ट्रेडर्स बल्कि बेचने वाले जो मंदी करने वाले ट्रेडर्स हैं वो भी अपने हाथ खींच रहे हैं, वो भी बहुत एग्रेसिवली बिकवाली नहीं करना चाहते हैं। तो ये वेट एंड वॉच वाला जो मूड है वो शायद आज आपको बाजार में दिखे इन ग्लोबल संकेतों के बीच में। बिल्कुल, लेकिन एक अच्छा संकेत तो है, कम से कम छोटा ही सही। FI का बाय का फिगर करीब 2 हफ्ते बाद 28 अगस्त को पिछली बार हमने FI की तरफ से एक खरीदारी देखी थी और आज हमने एक खरीदारी देखी है।
ये लग रहा है कि FIIs भी थोड़े वेट एंड वॉच की अप्रोच ही अपना रहे हैं। और मुझे आश्चर्य नहीं ये आंकड़ा देखते, क्योंकि पिछले 3 दिनों के आंकड़ों से मैं लगातार यही कह रहा हूं कि वायदा कारोबार के आंकड़े देखिए, वो आंकड़े पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। जनरली FIs का ये रुझान क्लियर है कि पहला एक्शन उनका वायदा कारोबार में होता है, क्योंकि वहां स्टॉक्स लिक्विड है, दिग्गज हैं, जहां पर FIs ट्रेड करते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब 3 दिनों से 4 दिनों से वायदा कारोबार के आंकड़े आपको बार बार ये कह रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि FIs बिकवाली नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, भले ही बड़ी फ्रेश खरीदारी नहीं होती हुई दिखी, लेकिन शॉर्ट कवरिंग की उन्होंने, अपनी बिकवाली से हाथ खींचे और फाइनली कल आपको छोटा ही सही लेकिन कैश मार्केट में खरीदारी का आंकड़ा आया है। हालांकि इस आंकड़े की बहुत ज्यादा अहमियत इस लिहाज से नहीं कि साइज बहुत कम है, लेकिन कम से कम अगर आप एक सुकून लेना चाहें तो ये कह सकते हैं कि FIs की बिकवाली का प्रेशर जरूर कम होता हुआ दिख रहा है। अब FIs भारतीय बाजारों पर या दुनिया भर के बाजारों पर और इक्विटीज पर फ्रेश नजरिया तब बनाएंगे जब फेड की मीटिंग के बाद उन्हें संकेत मिलेंगे। तो कम से कम फेड मीटिंग के पहले आपको बड़ी बिकवाली नहीं होगी, ये एक बड़ा कंफर्ट ट्रेडर्स लेकर चल सकते हैं। कल के आंकड़ों में जो सबसे बेहतरीन आंकड़ा नजर आ रहा है वो है स्टॉक फ्यूचर्स का। 488 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स में जो खरीदारी हुई है वो काफी पॉजिटिव समझता हूं। यहां पर बड़ी फ्रेश तेजी की पोजीशंस भी बनती हुई दिखी है। इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिए आंकड़े में कोई खास बदलाव नहीं है, 34 करोड़ की बिकवाली, लेकिन अगर इसे तोड़कर आप देखें तो निफ्टी फ्यूचर्स में FIs की तरफ से थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखी है, लेकिन फ्रेश खरीदारी जो हुई है वो बैंक निफ्टी में होती हुई दिखी है। तो बैंक निफ्टी पर FIs ज्यादा बुलिश होते हुए दिख रहे हैं और साथ ही स्टॉक फ्यूचर्स खरीद रहे हैं, तो ये 2 पॉजिटिव है। ऑप्शंस में मैं पिछले 3 दिनों से यही कह रहा हूं कि ऑप्शन में बिकवाली का आंकड़ा पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा 1 से 2 हफ्ते पहले तक FIs दमदार बड़ी प्रीमियम देकर लगातार पुट ऑप्शंस खरीद रहे थे। हालांकि कल के सेशन में भी कुछ पुट ऑप्शंस में थोड़ी खरीदारी हुई है, लेकिन उसके बावजूद ऑप्शंस में बिकवाली का आंकड़ा एक पॉजिटिव साइड पर लेकर आप चल सकते हैं। तो ओवरऑल आंकड़े काफी बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं। और बैंक निफ्टी की खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर्स की नई तेजी की पोजीशन ट्रेडर्स में कॉन्फिडेंस देने वाली है। और FNO को देखकर, डेटा को देखकर क्या लग रहा है, क्या रेंज है जिसमें ये ट्रेड कर सकता है भारतीय बाजार, खास तौर से उस इवेंट से पहले? 7,800 और 8,000 ये रेंज दिख रही है। और अगर थोड़ा सा डीप जाना चाहें रेंज तो फिर 7,750 बनती है। पॉलिसी तक 7,750 8,000 ये रेंज हो सकती है, ये आंकड़ों में साफ दिख रहा है। और आज रेंज में दोनों ही तरफ के लेवल बेहद साफ नजर आ रहे हैं, ये संकेत साफ है। एक एक आंकड़ों को देखिए, स्टॉक फ्यूचर्स 1 करोड़ 60 लाख शेयर नए जुड़े हैं, कल तेजी की पोजीशंस वहां पर बनती हुई दिखी है। बैंक निफ्टी 1,30,000 शेयर जुड़े हैं, जबकि बैंक निफ्टी 0.25% ऊपर जाकर बंद हुआ है। तेजी की पोजीशंस बैंक निफ्टी में बनी है। सिर्फ निफ्टी ऐसा है जहां पर 3.5 लाख शेयर कम हुए, यानी कि निफ्टी में जरूर थोड़ी सी पोजीशंस कम होती हुई दिखी है। शॉर्ट पोजीशन भी कम हुई है और तेजी की पोजीशन भी कम होती हुई दिखी है। पुट कॉल रेशियो कई दिनों से, और ये बड़ा सरप्राइजिंग है, काफी दिनों से पुट कॉल रेशियो जस का तस है, 0.94 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी कि डायरेक्शन को लेकर दोनों ही तरह के ट्रेडर्स वेट एंड वॉच वाले मूड में। प्रीमियम काफी तेजी से गिरी हुई है, हालांकि कल 0 से बढ़कर 3 पॉइंट पर जरूर प्रीमियम आई है, लेकिन प्रीमियम में काफी कमी है। अब कल के सेशन में 2 लेवल पर अहम एक्शन हुआ है ऑप्शंस में, जो आज ट्रेडर्स को ध्यान में रखना चाहिए। पहला लेवल तो है 7,800 का, जहां पर पुट में 5 लाख शेयर ऐड हुए हैं और किसी भी एक सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर सबसे बड़ा एडिशन कल के सेशन में यहीं पर है 7,800 का। तो आज के लिए ट्रेडर्स के लिए, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए पहला संकेत तो ये हुआ कि इस लिहाज से तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए सपोर्ट 7,800 पर साफ नजर आता है। ऊपर जो एडिशन होता हुआ दिखा है कॉल्स के लिहाज से वो 7,900 पर हुआ है, वो भी 5 ही लाख शेयरों का। कॉल्स में सबसे ज्यादा एडिशन किसी सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर वहां पर है। तो इसका मतलब साफ है कि अप साइड में 7,900, 7,925 ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है जिन्होंने एक दिन के लिए या ओवरनाइट पोजीशन लेकर ट्रेड किया, उनके लिए लेवल्स ये साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो ये तो साफ तौर पर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। जो वायदा कारोबार के पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए 8,000 पर जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में हाईएस्ट बना हुआ है 47 लाख शेयरों का, इसका मतलब साफ है कि आप इस बड़ी इवेंट के पहले उस लेवल के पार जा नहीं पाएंगे और लोअर साइड पर आपको 7,700 और 7,800 की रेंज सपोर्ट का काम करती हुई दिखेगी। तो जो बड़ी ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुई वो 7,800 और 7,900 पर हुई और वायदा कारोबार के ट्रेडर्स को आज इन 2 लेवल्स पर ही नजर रखनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज के बाजार को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। आप बने रहिए CNBC आवाज। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। कल हफ्ते के पहले कारोबार दिन शुरुआत अच्छी हुई है और बड़ा सवाल यही है कि वो मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है या फिर आज एक पॉज लेगा बाजार। अनिल, क्या लगता है? कल ज्यादा वॉल्यूम्स भारतीय बाजारों में नहीं देखने को मिले, लो कन्विक्शन का ट्रेड था कल।
आज भी वही कंटिन्यू रह सकता है कम से कम फेड की बैठक के आउटकम तक? नहीं, इसे मैं एक तरह से ये भी पॉजिटिव समझता हूँ कि कम वॉल्यूम और लो कन्विक्शन है तो बेचने वालों को भी कन्विक्शन कम। नहीं तो ये मार्केट ऐसा है हेमंत कि जो बेचने वाले उन्हें अगर 250-300 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स दिखे तो उनके तो मुंह में पानी आएगा कि क्यों शॉर्ट किया जाए। तो शॉर्ट करने वाले भी डरे हुए हैं, अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ये सही है कि कल की एक अच्छी तेजी के बाद थोड़ा आज एक ठहराव वाला मार्केट हो सकता है जिसमें सीमित दायरे में आपको दोनों तरफ कारोबार होता हुआ दिखेगा। और अब इस तरह के बाजार को ट्रेड करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि फिर आप कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ट्रेड करें। कल हम आपको कह रहे थे कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है क्योंकि धीरे धीरे राइजिंग ट्रेंड नजर आ रहा था, लेकिन आज वैसा ट्रेंड दिख नहीं रहा। आज आपको दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे और ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक रहना आज टी के बजाय निफ्टी की, क्योंकि निफ्टी में मूव आपको बहुत बड़ा नहीं होगा अनलेस कि आप दोनों पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से पकड़ पाए तो ही शायद आप निफ्टी में 50 पॉइंट का एक गेन ले सकते हैं, 40 पॉइंट का ले सकते हैं। अदरवाइज शायद पैसा बनाना वहां पर मुश्किल हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बड़े मूव आपको आते हुए दिख सकते हैं दोनों ही तरफ, तो वहां पर ट्रेड करना ज्यादा सही होगा। फैक्टर्स कुछ पॉजिटिव हैं साफ तौर पर। कल जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं बाजार बंद होने के बाद सीपीआई इन्फ्लेशन के, वो भी बेहतर हैं। एफआईएस की बिकवाली का दबाव खत्म हुआ है, छोटा ही सही सेंटीमेंट सुधारने के लिए आज से खरीदारी का आंकड़ा है। ब्रॉड बेस रैली होती हुई दिख रही है, बैंक निफ्टी ने अच्छी लीडरशिप दिखाई है। अब दिक्कत सिर्फ हिंदुस्तान के बाहर की है, ग्लोबल मार्केट्स की और चाइना की, तो वहां पर जरूर नजर रखनी चाहिए। चाइना में अगर गिरावट बढ़ती तो आप बहुत तेजी से ऊपर जा नहीं पाएंगे, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आएगी और तब शायद अगर आपको तेजी बनती हुई दिखे तो चाइना के बाजार बंद होने के बाद ही बनती हुई दिखे। अगर चाइना 3 या 4% गिर जाए तो, अगर चाइना 1-1.5% के आसपास है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जहां तक लेवल्स का सवाल है, सपोर्ट रेंज धीरे धीरे बाजार के ऊपर आती हुई दिख रही है, ये संकेत बहुत साफ दिख रहा है। तो ऐसे में आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉस हो गया 7,800 का। अब से लेकर अगर आप फेड की मीटिंग तक का इंतजार करें तो आपके लिए पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए बेहद स्ट्रिक्ट और साफ स्टॉप लॉस जो नजर आ रहा है वो है 7,750 का। अपसाइड कितनी हो सकती है वो देख लेते हैं। 7,925 पहला लक्ष्य आज के लिए, और उसके पार निकले तो अब से लेकर पॉलिसी तक मैक्सिमम आप 8,000 तक जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप 8,000 के नजदीक पहुंचेंगे बिकवाली का प्रेशर आएगा, शॉर्ट्स भी बनेंगे, तेजी की पोजीशन भी कम होती हुई दिखेगी। तो 7,925 के पार निकलते ही धीरे धीरे अपनी पोजीशन कम करना शुरू कर दे। तो ये आज के लिए लेवल्स हैं और रणनीति भी। जी हाँ, बिल्कुल। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ज्यादा काम करके दे सकती है और हमने देखा भी था कल के बाजार में भी सेंचुरी टेक्सटाइल जैसे स्टॉक्स, स्ट्राइड्स आर्को लैब में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिली, जस्ट डायल जैसे स्टॉक्स, बीपीसीएल में एक तेजी देखने को मिली। सही समय है कम से कम एक लिस्ट तैयार कर ली जाए उन मिड कैप स्टॉक्स की जो अच्छे हैं, काफी पिट चुके हैं, नीचे लेवल पर मिल रहे हैं, और अभी थोड़ी सी खरीदारी करें और उसके बाद एफओएमसी की बैठक से अगर क्लैरिटी आ जाए उसके बाद और खरीदारी करें। बिल्कुल, एक चीज बहुत क्लियर समझनी चाहिए ट्रेडर्स और या इन्वेस्टर्स के, क्यों मिड कैप शेयरों की आउट परफॉर्मेंस हो रही है, और उसकी वजह साफ है। जब एफआईज बिकवाली कर रहे हैं लेकिन खरीदारी डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से हो रही है, और डोमेस्टिक फंड्स का ज्यादा फोकस मिड कैप शेयरों पर रहता है, एफआईज का ज्यादा फोकस दिग्गज शेयरों पर रहता है। और यही वजह है कि जब भी आप एफआईज की बिकवाली कम होते हुए देखते हैं या फिर जब भी आप डोमेस्टिक फंड्स की खरीदारी तेज होते हुए देखते हैं तो आपको मिड कैप शेयरों में एक अच्छी तेजी देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी बाजार को संभाल रही है और उस लिहाज से अच्छे क्वालिटी मिड कैप्स जहां पर करेक्शन हो चुके हैं वहां पर खरीदारी का मौका है। इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर आपका 2 या 3 साल का व्यू है तो आपको फेड की मीटिंग का इंतजार करना भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर घरेलू एक्सपर्ट ये मानकर चल रहे हैं कि फेड की मीटिंग में अगर ब्याज दरें बढ़ भी जाए तब भी वो एक झटका जो लगना है लग जाएगा, उसके बाद वो भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव ही समझा जाएगा, एक अनिश्चितता खत्म हो जाएगी। तो चाहे तो आप अभी भी क्वालिटी मिड कैप्स खरीद सकते हैं, और थोड़ा सेफ रहना चाहें तो फिर पॉलिसी का इंतजार कर लें, या तो पॉलिसी के बाद खरीदें या आधा अभी और आधा पॉलिसी के बाद के लिए आप पैसा बचाकर रख लें, फिर नीचे हो या ऊपर जो भी है डायरेक्शन लेकर कर सकते हैं। लेकिन क्वालिटी मिड कैप्स खरीदने का वक्त आ चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं। एक डाउन साइड रिस्क के लिए तैयार रहें, लेकिन उसके अलावा कोई खास रिस्क नहीं है। और यही वजह कि आप मिड कैप शेयरों में जब पैसा लगाएं तो 3 साल का व्यू लेकर लगाएं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो वो ज्यादा बेहतर है। ट्रेडिंग के लिहाज से आज भी मिड कैप स्टॉक्स में एक अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। कल ही की तरह कुछ स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन ऊपर की तरफ भी करेंगे और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। तो मिड कैप शेयरों में दोनों तरफ आज ट्रेडिंग के मौके भी आपके लिए। ऑलराइट, चलिए, तो मिड कैप स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना चाहिए, उस इंडेक्स पर आपको ध्यान रखना चाहिए। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद टॉप 10 स्टॉक्स हाजिर करेंगे, वो स्टॉक्स जिनमें आज जोरदार कमाई के मौके।
मार्केट काउंटडाउन में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो गया अब ये जानने का कि कौन से वो टॉप 10 स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए, और बताने के लिए जुड़ चुकी है सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम, नियति, सोनम, पूजा और वरुण। शुरुआत सोनम के साथ, बताइए कहां पर नजर है सोनम आपकी? सबसे पहले रडार पर रखेगा मारुति सुजुकी को, क्योंकि आरबीआई ने कंपनी की विदेशी निवेश सीमा को 24% से बढ़ाकर 40% करने की मंजूरी दे दी है। फिलहाल एफआई की होल्डिंग कंपनी में 21.75% की थी, क्योंकि लिमिट 24% की थी। इसके कारण एफआईएस खरीदारी मारुति सुजुकी में नहीं कर पा रहे थे और इसलिए स्टॉक को एमएससीआई इंडेक्स से भी बाहर कर दिया गया था। अब क्योंकि मंजूरी यहाँ पे मिल गई है आरबीआई की तरफ से, तो एफआई ज्यादा खरीदारी कर पाएंगे और शायद यहाँ पर एक फेयर चांस बन जाता है स्टॉक का एमएससीआई इंडेक्स में इंक्लूजन का। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने भारत फोर्ज का जो प्राइस टारगेट है उसे 16% से घटा दिया है और 900 रुपए का प्राइस टारगेट इन्होंने इस काउंटर पे दिया है। वीक डिमांड के चलते इस तरह की डी रेटिंग इन्होंने इस काउंटर पे की है। वॉल्यूम ग्रोथ जो है अगर आप देखें तो Q1 में करीब 5.8% ही रह गई थी, जो कि काफी कम थी पिछले साल के मुकाबले। वहीं जो नॉन ऑटो डिमांड है उसमें भी काफी स्लो डाउन देखने मिल रहा है। खासकर जो कंपनी का 46% रेवेन्यू है वो नॉन ऑटो इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है और उसमें स्लो डाउन देखने मिल रहा है। इसके अलावा जो ट्रक का एक्सपोर्ट है वो भी अब पीक हो चुका है, आगे डिक्लाइन देखने मिल सकता है और जो नए ऑर्डर्स है उसमें भी एक डिक्लाइन देखने मिल सकता है। इसी के चलते ये डी रेटिंग स्टॉक की गई है। टेक्समैको रेल का काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। यहाँ पर कंपनी ब्राइट पावर में करीब 100 करोड़ में उसका मेजॉरिटी हिस्सा 76% हिस्सा एक्वायर करेगी और इसी के साथ कंपनी ओवरहेड रेल इक्विपमेंट सेक्टर में एंट्री करेगी, तो ये काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। वेदांता के काउंटर पर नजर रखेगा, जब बैल्को जो सब्सिडी है वेदांता की, जिसमें वेदांता लिमिटेड 51% हिस्सेदारी रखते हैं। यहाँ पर बैल्को ने छत्तीसगढ़ में अपने रोलिंग कारोबार को बंद करने की प्रक्रिया या फिर शटडाउन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यहाँ पे 1000 लोग अपनी नौकरी खोने वाले हैं या फिर 1000 लोग बेरोजगार होने वाले हैं। आपको बता दूं बैल्को ये कदम इसलिए उठा रहा है क्योंकि ये उनके रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज का एक हिस्सा है। कॉर्पोरेशन बैंक एलआईसी प्रेफरेंशियल इक्विटी के जरिए 143 करोड़ बैंक में इन्फ्यूज करेगी, जिसके लिए 28 सितंबर को कंपनी शेयरधारकों की मंजूरी मांगी। और सीएलएसए ने आज फार्मा स्टॉक्स पर अपनी रिपोर्ट निकाली है। दरअसल जो स्ट्रांग डॉलर हुआ है और उसके साथ साथ जो इमर्जिंग मार्केट्स यानी उभरते बाजारों में कम एक्सपोजर वाली जो कंपनियां हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा देख रहे हैं। ल्यूपिन का और सिप्ला का यहाँ पे ईपीएस अनुमान ये बढ़ा रहे हैं। ल्यूपिन का ईपीएस अनुमान बढ़ा करके एफआई 16-18 में 6 to 12% के आसपास यहाँ देख रहे हैं और सिप्ला की रेटिंग इन्होंने सेल से बढ़ा के अंडर परफॉर्म की कर दी है और 4 to 12% का एक ईपीएस अनुमान देख रहे हैं यहाँ पर एफआई 16-18 के लिए। तो ये सारे स्टॉक्स है जहां पर आज खबरों के दम पर दिखेगा एक्शन। तैयार करेंगे आपके लिए रणनीति, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पहले शुरुआत करते हैं तकनीकी राय के साथ। कोलकाता से हमारे साथ इस वक्त सिमी भौमिक.com की सिमी भौमिक का सिमी आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। पहले स्टॉक्स पर राय लूं उससे पहले एक राय आपसे लेना चाहता हूं यहाँ पर निफ्टी पर। कल जिस तरह से निफ्टी ने एक अच्छी मजबूती दिखाई, दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद हुए, पिछले 2 दिनों से हम लगातार हायर हाई बना रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या आज अगर एक सुस्त शुरुआत हो, कमजोर शुरुआत हो तो निफ्टी खरीदारी का मौका है? जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अगर आज सुस्ती या कमजोरी के साथ मार्केट में ओपन हो, मार्केट का ओपनिंग हो, तो मुझे लगता है कि खरीदारी करना पड़ेगा और आज के दिन के लिए बेंचमार्क यही होगा कि निफ्टी का बेंचमार्क 7890 से 7910 का होगा। अगर इस रेंज के ऊपर जाके निफ्टी सस्टेन करता है तो ऊपर में 7940 से 5560 तक का रैली देखने को मिल सकता है, पर वही रेंज आज के लिए नहीं, पूरा मतलब फेड मीटिंग से पहले ही निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। 7965 के ऊपर निफ्टी जाके मेंटेन करेगा ऐसा नहीं लगता है। इनफैक्ट अगर नीचे खुलता है तो नीचे मुझे लगता है कि 7865 से 45 का रेंज सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि इसी रेंज में निफ्टी को कल भी रेजिस्टेंस मिला था और परसों भी इसी रेंज के आसपास उसको सप्लाई मिला था। कल तो पूरा उस रेंज को क्रॉस करके निफ्टी एक अच्छा ब्रेकआउट कल दिया था, तो उसी लेवल पर आज का सपोर्ट आएगा ऐसा एक्सपेक्टेड है। और ऊपर में 7940 से 7965 का रेजिस्टेंस जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं दिखेगा, पर फिर भी नीचे से काफी हद तक निफ्टी बढ़ चुका है, अच्छा लग रहा है, पर ऊपर में कितना सस्टेन करेगा अब देखने से पता चलेगा। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, तेजी करनी चाहिए आपको भारतीय बाजारों में। दिग्गज एफआई ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स को बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में निवेश के लिहाज से आकर्षण
दिख रहा है। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में कुछ कंपनियों की रेटिंग को भी बढ़ाया। चलिए कौन से वो स्टॉक्स हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए, बताने के लिए जुड़ चुकी हैं नियति। बताइए गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है? कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि वैल्यूएशन के हिसाब से काफी ज्यादा आकर्षक हो गए हैं। जिस तरह से गिरते बाजारों में बैंकिंग शेयर गिरे हैं, उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे आपको निवेश का बेहतरीन मौका दिखता है। गोल्डमैन सैक्स अपग्रेड कर रहे हैं काफी सारे स्टॉक। सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे। न्यूट्रल से इसकी रेटिंग बढ़ा के बाई की कर दी है, यानी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 27% के अपसाइड पोटेंशियल के साथ आप निवेश करके चलिए। 340 रुपए तक का लक्ष्य आपको ये शेयर यहां पे दिखा सकता है। येस बैंक की रेटिंग इन्होंने न्यूट्रल से बढ़ा के बाय की है। कन्विक्शन लिस्ट में, यानी इनको भरोसेमंद शेयरों में ये अपने शामिल कर रहे हैं। 22% का अपसाइड पोटेंशियल यहां पे भी ये देख रहे हैं। 890 रुपए तक के लक्ष्य आपको येस बैंक दिखा सकता है। अपग्रेड कर रहे हैं ये एक्सिस बैंक को भी, न्यूट्रल से इसकी रेटिंग बढ़ा के बाय की कर दी है। 13% का एक तेजी देख रहे हैं यहाँ पर। 562 तक के टारगेट्स आपको यहाँ भी ये दिखा सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक को एशिया पैसिफिक सेल लिस्ट, यानी बिकवाली की जो लिस्ट है इनकी, उसमें से इसको हटा दिया है। अपग्रेड कर रहे हैं। सेल से इसकी रेटिंग बढ़ा के न्यूट्रल की कर दी है। 12 महीने का लक्ष्य 646 पर ये लोग अभी कायम है। बजाज फाइनेंस को एशिया पैसिफिक सेल लिस्ट से यहाँ पे से हटा दिया है। सेल से इसकी रेटिंग बढ़ा के न्यूट्रल की कर दी है और टारगेट प्राइस 4470 से बढ़ा के 4810 रुपए तक का कर दिया है। ओके, तो काफी सारे अपग्रेड बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में गोल्डमैन की तरफ से आते हुए दिखे हैं। इन पर हम आज राय लेंगे हमारे एक्सपर्ट से। जाहिर सी बात है कि एक्शन होना तय है और कल बैंक्स में बेहतरीन एक्शन के बाद क्या आज वैसी तेजी बरकरार रहेगी। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी थोड़ी सुस्ती का संकेत देता हुआ 20 अंक नीचे है। आज उतार चढ़ाव के बीच लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे हेडलाइंस के साथ और साथ ही आज के लिए 5 बड़े सवाल। बने रहिए हमारे। और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूएस फेड की अहम बैठक से पहले अमेरिकी बाजार 0.5% फिसले। यूरोप में भी दबाव। जापान को छोड़कर बाकी एशियाई बाजारों में कमजोर शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी 0.25% नीचे। During the monsoon period and because of seasonal variation, some products may go up, but overall inflation continues to moderate and seems to be under control. थोक के बाद रिटेल महंगाई दर में भी आई कमी। अगस्त में सीपीआई गिरकर 3.66% हुई। आरबीआई से अब ब्याज दरें घटाने की उम्मीद बढ़ी। भारत में बिजनेस करने के लिए सबसे आसान जगह गुजरात। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में गुजरात नंबर 1, महाराष्ट्र 8वें, यूपी 10वें और बिहार 21वें पायदान पर। देखिए, महाराष्ट्र में भी बहुत काम बाकी है और बिहार को काफी काम करना जरूरी है। बिहार और महाराष्ट्र को अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए करनी होगी काफी मेहनत। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीआईपीपी सेक्रेटरी ने कहा, रिफॉर्म के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा अच्छी शुरुआत। और रेनो की नई कार क्विड की बुकिंग शुरू। मारुति की ऑल्टो और हुंडई की इओन को देगी टक्कर। और हफ्ते का दूसरा दिन और कल की शानदार मजबूती के बाद आज संकेत थोड़ी सुस्ती भरे। लेकिन कौन से हैं वो बड़े सवाल जिन पर होनी चाहिए आपकी नजर, बताने के लिए तैयार है हमारे साथ हेमंत। शुक्रिया अनिल। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है कि एफओएमसी अपनी बैठक में क्या करता है। जी हाँ, कल से 2 दिन की बैठक शुरू होने वाली है और उससे पहले देखिए ग्लोबल मार्केट्स काफी कॉशियसली ट्रेड कर रहे हैं और वॉलेटिलिटी बढ़ रही है दुनिया भर के बाजारों में। हमने देखा था कि कल भी चाइना के बाजार में करीब 2.5-3% की गिरावट थी। आज भी चाइना के बाजार कमजोर हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या निफ्टी आज फिर से रैली दिखाएगा उन ग्लोबल मार्केट्स के नेगेटिव क्यूज को नजरअंदाज करके और 7,900 तक बढ़ेगा, या फिर आज भारत में एक कंसोलिडेशन का दिन हो सकता है। इसके अलावा दूसरा सवाल यही है कि फेड अपनी बैठक में क्या करेगा। तो इसका आउटकम शुक्रवार को भारतीय बाजारों को पता चलेगा और तब भारतीय बाजार और दुनिया भर के बाजार इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। इसके अलावा एक बड़ा ट्रेड ये भी है कि शायद अपनी जो शॉर्ट पोजीशंस ट्रेडर्स ने बना रखी हैं उनको वो उस बैठक से पहले कवर कर लें, या फिर यहां
पर उछाल में नई शॉर्ट पोजीशंस बनाएं, तो अभी भी ट्रेडर्स में कंफ्यूजन है, कॉशियसनेस अभी भी बनी हुई है। तो एक ये सवाल भी है जिस पर सबकी नजर है। इसके अलावा एफआईआई ने जिस तरह से 2 हफ्ते बाद एक छोटा सा ही सही लेकिन खरीदारी का फिगर कल सामने निकल कर आया, इससे बुल्स में थोड़ी सी होप्स जरूर जगी हैं। हालांकि 59 करोड़ रुपीस की कैश मार्केट में उन्होंने खरीदारी करी है, लेकिन कम से कम ये एक राहत की बात है कि एफआईआईज अभी भी वेट एंड वॉच के मोड में है, उस इवेंट से पहले शायद। इसके अलावा आरबीआई की 29 सितंबर को होने वाली बैठक पर भी सबकी नजर बनी हुई है और कल जिस तरह से बाजार बंद होने के बाद सीपीआई के जो नंबर्स आए वो अच्छे आए। 4% जो आरबीआई ने लक्ष्य रखा है उसके नीचे है। 3.66% का आंकड़ा ये बुल्स को फिर से उत्साह देगा कि शायद आरबीआई जरूर ब्याज दरें कट करे 25 बेसिस पॉइंट की कम से कम। बिल्कुल, इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। सिमी भौमिक तो हैं और अब वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए चंदन तापड़िया भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आनंद राठी सिक्योरिटीज के। चंदन, स्वागत है आपका भी सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार। क्या कहेंगे आप, क्या मजबूती लौटने के संकेत दिख रहे हैं निफ्टी में, और साथ ही क्या लीडरशिप जो बैंक निफ्टी से फिर से आती हुई दिख रही है, ज्यादा बेहतर सिचुएशन दिख रही है? फिर अगर आज कमजोर शुरुआत हो तो आप क्या खरीदेंगे, निफ्टी या बैंक निफ्टी? जी नमस्कार अनिल जी। देखिए, बाजारों ने एक इम्पोर्टेंट लेवल से यहाँ पे रिसेंट फॉल के बाद में सपोर्ट लिया है और अपने आप को होल्ड कर रहा है। निफ्टी देखें 10 दिनों के हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल पे बंद हुआ है और ये इमीडिएट हर्डल जो 7850 का था उसके पार करके और अपने आप को क्लोज देने में कामयाब हुआ है। यहाँ पे लीडरशिप है वो बैंक निफ्टी से आ रही है। बैंक निफ्टी का जो इमीडिएट हर्डल था 16,800 उसको पार करके कल उसने 150-200 पॉइंट का रनअप दिया है। तो प्राइस प्लेसमेंट काफी बेहतर है, लग रहा है मोमेंटम बरकरार रह सकता है। हालांकि फेड का जो एक महत्वपूर्ण इवेंट है उसके चलते थोड़ा सा कोशिश यहाँ पे लेना पड़ेगा और हो सकता है बाजार एक थोड़ा सा रेंज में भी अटक जाए। बट ओवरऑल जिस हिसाब से वापस एक पुट राइटिंग स्टार्ट हुई है, 7800 की पुट में ओपन इंटरेस्ट नए एडिशन देखने को मिले हैं और पिछले 10-11 दिनों के सेलिंग के बाद में एफआईज का थोड़ा सा एक बाय फिगर आया, वो बुल्स को शायद राहत देता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल मेरा ध्यान यही है कि 7820 7800 का जोन है, वहां पे यदि डिक्लाइन आए या उन लेवल का स्टॉप लॉस लगा के वापस अपस्विंग के लिए ट्रेड करना चाहिए। ऊपर मेरी निगाह 7920 और 7950 की तरफ रहेगी। ओके, 7920 7950 ऊपर का लक्ष्य जहां पर बाजार जाने की कोशिश कर सकता है, खरीदारी करने की राय यहां पर आती हुई दिख रही है। सिमी, आपको बैंक निफ्टी के चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं? क्या निफ्टी से ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत है? और आप बैंक निफ्टी पर क्या लेवल्स देख रहे हैं और वहां पर क्या आप भी आज खुलते ही खरीदारी करेंगे? देखिए अनिल जी, बैंक निफ्टी कल सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा था। शुरू से बैंक निफ्टी में ही स्ट्रेंथ था और लग ही रहा था कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करने वाला है। पर जब ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, पर आज का दिन में अगर कोई सेल ऑफ आता है तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी से भी आ सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ट्रेंड डिसाइडर होगा मार्केट का और निफ्टी में जो स्ट्रेंथ है वो बैंक निफ्टी को देखने के बाद ही वो स्ट्रेंथ बरकरार रहता है। तो अगर कोई सेल ऑफ मार्केट में आता है तो बैंक निफ्टी से ही आएगा। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी के लिए आज का दिन का जो सपोर्ट होगा वो 16,750 से 16,690 का होगा। वो सपोर्ट रेंज होगा बैंक निफ्टी का और जब तक उस रेंज को बैंक निफ्टी होल्ड करेगा कोई भी डीप में मैं खरीदारी करने का ही सलाह दे रही हूँ। ऊपर में मेरे ख्याल से 17,150 से 17,200 के बीच में बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है और जब तक वो रेंज क्रॉस नहीं करता है बैंक निफ्टी में भी मुझे यहाँ से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि मेजर गैप वहाँ पे छोड़ के आया था, ये भी भूलना नहीं है। मतलब फेड आउटकम के बाद देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी में कितना मोमेंटम बरकरार रहता है और जो 17,500 के ऊपर जो गैप बैंक निफ्टी ने छोड़ के आया है बहुत बड़ा गैप है। वो गैप जब तक फिलअप नहीं होगा बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि नीचे से चल के बहुत ऊपर आ चुका है। जो भी है एक रेंज में आएगा रहेगा और रेंज में ऑसिलेट करेगा ऐसे एक्सपेक्टेड है। ऊपर का रेजिस्टेंस 17,150 से 17,200 का मैक्सिमम टारगेट होगा और नीचे जब तक ये 690 से 750 के बीच में आता है तब अगर वो रेंज नहीं टूटेगा तो बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी भी अपनाने के लिए कहेंगे आज के लिए। ऑलराइट, चलिए तो ये रहा है बैंक निफ्टी पर, लेकिन वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, कौन से शेयर हैं जो आज आपके रडार पर जरूर होनी चाहिए, इस पर चर्चा होगी। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर।
बात करते हैं अब कौन से वो स्टॉक्स है जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। मारुति एक शेयर है साफ तौर पर जिसमें आज एक तेजी देखने को मिल सकती है। जिस तरह से FII's लिमिट जो RBI ने है वो इंक्रीज करी है, अब होप्स जगेंगी कि MSCI इंडेक्स में शामिल होता हुआ नजर आए। एक अच्छी रैली सिमी यहां पर पहले भी देखने को मिली है। ये बताइए चंदन, आप बताइए कि यहां पर कितनी तेजी हो सकती है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? जी हाँ, काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है मारुति ऑटोपिक में। रिसेंट सेल ऑफ आया था, उसके बाद में एक शानदार रिकवरी हुई थी, बट ओवरऑल मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। स्टॉक में बहुत ज्यादा यहाँ पे गुंजाइश है कि इसके जो नए हाई बने हुए हैं 4600 के पार वो भी यहाँ पे छू जाए। बट इमीडिएट ट्रेडिंग की यदि बात करें तो मेरा मानना है 4450 से 45 तक ट्रेड किया जा सकता है। वहीं ट्रेडर अब 4250 4260 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकता है। तो यहाँ पे ओवरऑल 150 से 200 रुपए का मूवमेंट इमीडिएट में, वहीं 400-500 रुपए का मूवमेंट आने वाले सप्ताह में देखा जा सकता है। जनरल स्टील शेयरों पर, मेटल शेयरों पर आपकी राय लेना चाहता हूं, क्योंकि कल देर शाम खबर आई है कि जो 20% सेफगार्ड ड्यूटी की मांग काफी समय से इंडस्ट्री कर रही थी, फाइनली वो वित्त मंत्री ने अप्रूव कर दिया। अब वो सिलेक्टेड कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर हैं, लेकिन फायदा जो हो सकता है वायदा कारोबार की कंपनी में सेल हो सकता है, JSW स्टील हो सकता है, कुछ हद तक जिंदाल स्टील हो सकता है। क्या कोई स्टील स्टॉक आपको लगता है जहां पर ट्रेडर्स खरीदारी कर सकते हैं, या फिर आज खबर आने के बाद ये सेल ऑन न्यूज हो जाएगा? क्या ट्रेड होगा आपका? जी अनिल जी, हम काफी नेगेटिव व्यू पहले मेटल स्टॉक्स में रखते थे, बट पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे एक बॉटम आउट प्रोसेस बन चुका है और अब यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति हम सजेस्ट कर रहे हैं। स्पेशली मेटल में देखें JSW स्टील काफी वीक हुआ करता था, बट अब ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन के नजर आ रहा है। इमीडिएट जो नेगेटिव ट्रेंड था उसको इसने निगेट कर दिया और मेरा मानना है कि काफी ज्यादा शॉर्ट्स है और यहाँ पे कवर होते हुए नजर आएंगे। ऊपर में 1030 से 1040 तक के लेवल JSW स्टील में देखे जा सकते हैं। वहीं दूसरे काउंटर्स की बात करें, स्टील अथॉरिटी या फिर जिंदाल स्टील, वहां पे अभी तक सोर्स इंटेक्ट है और उनका प्राइस बिहेवियर ऐसा है कि कोई भी पॉजिटिव न्यूज के बाद में मोमेंटम फिजल आउट हो जाता है। तो उन दोनों स्टॉक्स को फिलहाल मैं अवॉइड करने की सलाह रखूंगा। वहीं JSW स्टील में आप खरीदारी की व्यू ले सकते हैं। वहीं दूसरे दो मेटल काउंटर मेरे हिसाब से हिंडाल्को और टाटा स्टील यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। हिंडाल्को देखिए रिसेंटली एक 72 के आसपास का एक स्विंग लो बनाया और वहां पे एक बॉटम फॉर्मेशन बना है और जिस हिसाब से बाजार अपने आप को होल्ड कर रहा है, मेरा मानना है कि सारे बीटन डाउन काउंटर है, वहां पे शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेशन देखा जा सकता है। तो हिंडाल्को भी एक कैंडिडेट यहाँ पे हो सकते हैं जहाँ पे 84-85 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो इन सारे स्पेस में JSW स्टील और फिर दूसरी तरफ बात करें तो हिंडाल्को और टाटा स्टील है वो पॉजिटिव में रहेंगे। वही स्टील अथॉरिटी और जिंदाल स्टील को फिलहाल मैं एक बार अवॉइड करने की सलाह रखूंगा। ऑलराइट, इसी बीच बैंक ऑफ जापान की जो आज इंपॉर्टेंट बैठक थी जिस पर दुनिया भर के बाजारों की नजर थी, उसका आउटकम आ चुका है। आपको बता दूं बैंक ऑफ जापान ने मॉनेटरी पॉलिसी में कोई भी चेंज नहीं किया है, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। 80 ट्रिलियन येन पर ईयर 80 ट्रिलियन येन की जो वो लोग इकोनॉमी में डाल रहे थे उसको वो लोग बरकरार रखेंगे। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट इमर्जिंग मार्केट्स और इंडिया के लिए निकल कर आ रहा है वो शायद ये आ रहा है कि वो कह रहे हैं अनिल कि एडवांस इकोनॉमी तो अच्छा करेंगी लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स में दिक्कत की बात रहेगी, यहां पर स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दूसरी ओवरसीज इकोनॉमीज और एक्सपोर्ट्स के लिए जो उनका असेसमेंट पहले था उसको उन्होंने कट किया। लेकिन जापान के बाजार देखिए सुबह से ही मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 1.25% की बढ़त। बिल्कुल, तो साफ तौर पर इस अहम इवेंट के दिन जापान के बाजारों में मजबूती का रुझान बरकरार है, यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो आई है वो है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, और चंदन उस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। 4 बैंक्स को अपग्रेड किया है इन्होंने। ICICI बैंक लक्ष्य 340 रुपए, येस बैंक लक्ष्य 890 रुपए, एक्सिस बैंक लक्ष्य 562 रुपए और कोटक महिंद्रा बैंक का लक्ष्य रखा है इन्होंने 646 रुपए। अब ये बताएं इन चारों बैंक्स में से कौन सा बेहतरीन नजर आता है आपको, अगर आपका इरादा है खरीदारी करने का, बताइए। जी अनिल जी, ओवरऑल बाजार की बात करें, हमारा मानना है कि रिसेंट बॉटम है वो बाजार में बन चुका है और अब धीरे धीरे यहाँ पे अप मूव देखे जा सकते हैं। बैंक निफ्टी 15,762 का इंपोर्टेंट सपोर्ट बना के वहाँ पे टर्न किया है। 17,250 से 17,500 तक के लेवल यहाँ पे देखे जा सकते हैं और उसके साथ में जितने भी ये बैंक है जहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, सब में यहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट और एक इमीडिएट सपोर्ट फॉर्म हो रहा है। जहाँ तक है आप सेलेक्टिव बैंकिंग की बात करें, मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक और येस बैंक वो रेडार पे रहेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम ज्यादा आने की चांसेस है। जहाँ तक
एक्सिस बैंक की बात करूं, 540 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हुआ करता था, उसको जैसे ही थोड़ा स्टॉक पे एक शार्प करेक्शन हुआ, बट स्टॉक ने अभी रिसेंटली बॉटम बना दिया है। 500 के ऊपर होल्ड करते हुए जो प्रीवियस सपोर्ट था वो अब एक हडल का काम करता हुआ नजर आएगा। तो 500 के ऊपर निकलते हुए 535 से 540 तक के लक्ष्य है वो एक्सिस बैंक में देखे जा सकते हैं। वही यस बैंक की बात करें, पिछले 4 सप्ताह से यहाँ पे हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, लॉन्ग्स के बिल्टअप भी यहाँ पे बन रहे हैं। मेरा मानना है 777 से 780 तक के लेवल यस बैंक भी देखे जा सकते हैं। तो एक्सिस बैंक और यस बैंक दोनों यहाँ पे रडार पर रहेंगे, जहाँ पे मेरा मानना है कि मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। वहीं कोटक बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी मूव आ सकता है, बट ऊपर में 675 से 680 का लेवल होगा, जहाँ पे वापस एक रेजिस्टेंस स्टॉक को मिल सकता है। चलिए, तो ये वो बैंक्स हैं जिस पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए, साथ ही में भारत फोर्ज पर भी नजर होनी चाहिए। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने अपना टारगेट यहां पर नीचे की तरफ रिवाइज किया, इस पर चर्चा करेंगे लेकिन ब्रेक के उस पार। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ सिमी भौमिक और चंदन तापड़े, और अब निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के मेहरबुन ईरानी भी हमारे साथ आ चुके हैं हमारे स्टूडियो में इस वक्त। गुड मॉर्निंग मेहरबुन, क्या बाजार का बॉटम बन गया? देखिए, अभी आप कहेंगे एफओएमसी का मीट आने वाला है। आई थिंक हर बार हम लोग कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते हैं, बट ऑनेस्टली मेरा पर्सनल व्यू है, करीबन 1 साल से कंसिस्टेंट व्यू है कि रेट हाइक आने वाला नहीं है। ये मेरा व्यू है। अगर रेट हाइक नहीं भी आता है, ये मानना गलत होगा कि इंडियन मार्केट्स एक साथ भाग जाएंगे। अगर रेट हाइक आता है तो इंडियन मार्केट्स घटेंगे, घट सकते हैं, बट आई पर्सनली फील वी आर नॉट इन अ बेयर मार्केट, नाइदर वी आर इन अ मार्केट विच इज गोइंग टू रैली वेरी शार्पली। हमारे पास ग्लोबल इश्यूज है जो सब जानते हैं। ग्लोबल इश्यूज में आप आज चाइना कहते हो, 2 महीने पहले आप ग्रीस कहते थे, बाद में आप कहोगे यूएस इलेक्शन आएगा, जो भी है जो भी। अभी हम एफओएमसी मीट की बात करते हैं, तो वी हैव ग्लोबल प्रॉब्लम्स, वी हैव अ कंप्लीट ग्लोबल स्लो डाउन, लेकिन मोर इंपॉर्टेंट इज द डोमेस्टिक प्रॉब्लम। डोमेस्टिक प्रॉब्लम में अगले 1-1.5 महीने में आप फिर से बात करोगे, आप मुझसे पूछोगे, मैं आपसे पूछूंगा, ये डिस्कशन चलती रहेगी कि क्या जीएसटी पास होगा, क्या आरबीआई रेट कट करेगा। दैट विल बी द सेकंड क्वेश्चन। बाद में बिहार इलेक्शन में क्या आएगा, अगर बीजेपी नहीं आता है तो मार्केट का धक्का लग सकता है। तो वी हैव अवर ओन प्रॉब्लम्स फॉर विच वी डोंट हैव अ प्रॉपर आंसर एज ऑफ टुडे। देयर इज लॉट ऑफ होप कि बिहार में बीजेपी आएगा, आरबीआई वाला रेट कट करेगा, जीएसटी अल्टीमेटली पास होगा। अगर नहीं होगा तो क्या? तो कहना कि मार्केट हैज बॉटम्ड आउट आई थिंक इज अ वेरी डिफिकल्ट कॉल। मैं इतना जरूर कहूंगा कि द अपसाइड विच हैज स्टार्टेड कुड कंटिन्यू फॉर सम मोर डेज, एंड देन डिपेंडिंग ऑन द एफओएमसी मीट। और एफओएमसी मीट के बाद रेट हाइक आता है नहीं आता है, किसी को आज की तारीख में पता नहीं, सबका अपना अपना व्यू है। और उसके बाद क्या होगा वो भी कोई बोलने तैयार नहीं। रेट हाइक आता है तो मार्केट बढ़ेगा घटेगा, कोई बोलने तैयार नहीं। The fact of the point is somewhere I feel that we will have a sharp down leg from maybe higher levels, जहां पे मैं समझता हूं इन्वेस्टर्स को पूरे पैसे मार्केट में डालने चाहिए, क्योंकि मेरा व्यू एक ही था, 7,500 के आसपास 20-25% पैसे डालो। आपके इन्वेस्टर्स क्लब प्रोग्राम में वही कहा था। एंड इफ वी हैव अ शार्प डिप लेटर ऑन अराउंड 72-7300 गो एंड बाय द बैलेंस, क्योंकि वो लेवल पे मैं कहूंगा कॉन्फिडेंस के साथ आज की तारीख में कि काफी लोग आके कहेंगे कि अभी 6,500 हो सकता है। यानी कि यहाँ से 8-10% अगर नीचे हो बाजार तो आप पूरे कॉन्फिडेंट है कि फिर पैसा लगा। यस सर, यस, बिकॉज डोमेस्टिक फैक्टर जो मिलेगा या नहीं ये पता नहीं। डोमेस्टिक फैक्टर में और भी एक बात बराबर है, वो भी बात ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक मार्केट इज गोइंग टू रन अप वेरी शार्पली। वी आर द सेकंड लेग ऑफ द बुल मार्केट अभी चालू होना बाकी है। वी आर राइट नाउ इन एन अपवर्ड ट्रेंड फॉर द शॉर्ट टर्म, बट आई पर्सनली फील द डाउनवर्ड ट्रेंड विच हैड कम अबाउट फ्यू डेज अगो, वो अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ऑलराइट, चलिए, तो डाउन साइड अभी थोड़ी बहुत है, लेकिन इससे इसका मतलब ये नहीं है कि घबराकर बाजार छोड़ दिए। थोड़ी बहुत खरीदारी जरूर आपको करनी चाहिए और वेट करना चाहिए नीचे बाजार के आने का, तब पूरी तरह से खरीदारी करिए। लेकिन कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। भारत फोर्ज ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके लिए आज बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने एक खराब रिपोर्ट लिखी है। उन्होंने इसका जो लक्ष्य है वो 16% घटाकर अब 900 रुपए कर दिया है। चार्ट्स पर सिमी कैसा लगता है ये स्टॉक आपको? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, स्पेशली जब आज डाउनग्रेड कर ही दिया है तो मुझे लगता है कि लक्ष्य जब घटा दिया है तब मुझे लगता है कि 1010 का मिनिमम सपोर्ट 1010 से 995 एक सपोर्ट होगा, जो कि नॉर्मल करेक्शन में इस स्टॉक को मिल सकता था आज। पर अगर 995 से नीचे जाके भारत फोर्ज सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट जो होगा वो 980 से 970 के बीच में है। वहां तक ये स्टॉक जा सकता है अगर सेल ऑफ कंटिन्यू रहता है तो। पर 970 980 के आसपास मेजर सपोर्ट है और मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी वो रेंज टूटने वाला है। पर जो भी है, यहाँ से सेल कॉल मैं दे सकती हूँ 104045 का स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट 995 का मिनिमम, 1010 से 995 का मिनिमम और उसके बाद 980 से 970।
ओके, तो ये राय आती हुई स्टॉक पर। लेकिन एक स्पेस मेहरबान जहां पर आपकी राय लेना चाहता हूं, एविएशन शेयरों पर। इंडिगो के आईपीओ की सेबी की मंजूरी मिल चुकी है और काफी लोग अब मान रहे हैं कि ये एक ऐसे स्पेस है जहां पर फंडामेंटल्स बदल रहे हैं। क्रूड के दाम लगातार नीचे हैं, लोड फैक्टर्स अच्छे हैं। क्या आपको भी लगता है कि एक मौका बनता है जेट स्पाइस जेट में खरीदारी का? देखिए, फंडामेंटली अगर आप मुझे पूछे, दे आर ऑन अ बेटर विकेट देन व्हाटएवर। अगर आप आज कहीं भी दौरा करो, आई थिंक यू विल रियलाइज दैट द पैसेंजर लोड फैक्टर इज क्वाइट हाई नाउ। I hardly see any flights being empty right now. साथ में I think they are becoming more affordable, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, एविएशन टर्बाइन फ्यूल का दाम नीचे आने से और प्राइम मिनिस्टर का भी अपनी अटेंशन उसके ऊपर है। तो ऑन द होल थिंग्स आर डेफिनेटली बेटर देन व्हाट दे वर। अब क्रूड के दाम, आई पर्सनली बिलीव दैट 99% ऑफ पीपल बिलीव कि क्रूड के दाम जल्दी से बढ़ने वाले नहीं है। अगर वो होता है तो आई थिंक दैट थिंग्स को टर्न इवन बेटर ओवर द नेक्स्ट 1.5 ईयर। लेकिन फंडामेंटली अगर आप मुझे पूछो तो लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट कॉल के लिए आई डोंट थिंक आई विल वेंचर आउट, क्योंकि आप फंडामेंटली तभी कमेंट करते हो जब आप कह सकते हो कि 3 साल के बाद इस सेक्टर की क्या हाल होगी, और 3 साल तक इज अ लॉन्ग थिंग टू प्रेडिक्ट फॉर द एविएशन सेक्टर। तो एट द मोमेंट मैं कहूंगा इट्स मोर ऑफ अ ट्रेडिंग बेट, और मार्केट भी ये बात जानती है कि थिंग्स आर टर्निंग फेवरेबल फॉर देम। इंडिगो का आईपीओ भी आ रहा है, तो आईपीओ के अराउंड मे बी मोर एक्शन विल हैपन इन द अदर एविएशन लिस्टेड स्टॉक्स, वो नेचुरल है। तो आई थिंक रिलेटिव पीपल विल स्टार्ट कंपेयरिंग ईच वन ऑफ देम। सो हाँ, एक्शन बन सकती है स्पेस में, ट्रेडिंग एंगल से डेफिनेटली पीपल कैन ट्रेड ओवर देयर, especially people are not averse to taking too much of risk, but fundamentally long term angle से आज ले लो भूल जाओ उसको, things have improved forever, I think ये कहना उचित नहीं होगा। ऑलराइट, चलिए तो ट्रेडर्स जरूर देख सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए स्पेस अवॉइड कैटेगरी में आपको रखना चाहिए। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्री ओपनिंग सेशन हाजिर करेंगे, बताएंगे आपको रुपया किस तरह से खुल रहा है और आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। पहला सौदा हाजिर करेंगे ब्रेक के उस बाद।